हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHIC 103 यानी भारत का इतिहास। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं। असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको आपने हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHIC 103 यानी भारत का इतिहास। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास संक्षिप्त में लिखिए। यानी सातवाहन जो वंश था, इसका राजनीतिक इतिहास हमें बताना है। तो देखो, सातवाहन जो वंश है ना, वो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था। इस वंश में लगभग आपकी जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जो था ना, दक्षिण और मध्य भारत के बड़े भाग पर इसने शासन किया। तो सातवाहनों को ना आंध्र वंश के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता था, या इन्हें आंध्र वंश भी कहा जाता था। तो इसके जो शासन काल थे ना, इसमें आपकी राजनीतिक स्थिरता, व्यापारिक उन्नति, सांस्कृतिक विकास, ये सब हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ना दक्षिण भारत में जो आपके सातवाहन है, इसकी सातवाहनों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की यहाँ पर इन्होंने स्थापना करी। किस तरीके से करी, चलिए समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे सातवाहन वंश की जो स्थापना है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे सातवाहन वंश का जो संस्थापक था उसे यहाँ पे सीमुक माना जाता था। उसने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से इस वंश की पहले नींव रखी। सीमुक ने विभिन्न छोटे राज्यों को यहाँ पे पराजित करके अपने राज्य का ज्यादातर विस्तार करा। उसके बाद जो उसका भाई जो था कृष्ण, इसने शासन संभाला और राज्य को यहाँ पे और मजबूत बनाया। तो इस तरीके से जो सातवाहन वंश जो था ना, उसकी स्थापना हमें देखने को मिली। बाद में जिसका जो शासन जो था वो उसके भाई सीमुक के भाई कृष्ण ने यहाँ पे उसको संभाला और मजबूत बनाया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी प्रारंभिक शासक और जो आपका साम्राज्य का जो विस्तार था वो किस तरीके से हुआ, तो देखो, सीमुक और जो कृष्ण है, इसके बाद जो आपका सतकर्णी प्रथम जो था, सबसे पहले आपका प्रसिद्ध प्रारंभिक शासक था। उसने अपने राज्य का जो विस्तार है वो काफी यहाँ पे विस्तार करा। उसने महाराष्ट्र, मलवा, नर्मदा घाटी के क्षेत्र पर ज्यादातर अधिकार अपने स्थापित किए। ठीक है। और सतकर्ण जो प्रथम था, इसने कई यहाँ पे आपके यज्ञ कराए, जिनमें से आपका अश्वमेध यज्ञ भी शामिल था। इससे उसकी जो शक्ति और जो प्रतिष्ठा है, इसमें भी हमें वृद्धि होती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बात करें सातवाहनों की जो राजधानी जो थी ना, वो परंभ में आपकी प्रतिष्ठान यानी आपका प्रथम हम कह सकते हैं हम वर्तमान पैठन जो था ना, वर्तमान पठान जो था, ये महाराष्ट्र की थी। ठीक है। और इस स्थान पर व्यापार और प्रशासन का ये महत्वपूर्ण केंद्र इसे माना जाता था। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी, उसमें यहाँ पे उनकी प्रतिष्ठा जो है वो देखने को हमें मिली। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो आपका जो शक शासक जो थे ना, इनका संघर्ष, अगर हम इसके संघर्ष की बात करें तो देखो, सातवाहनों के जो राजनीतिक इतिहास थे, इसमें आपके जो शासक जो थे, इनके साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें संघर्ष का जो विशेष महत्व है वो देखने को मिला। यानी पश्चिमी भारत में जो आपके शक जो थे वो क्षत्रोपेयों की जो शक्ति है यहाँ पे बढ़ रही थी, जिससे आपके जो सातवाहनों की जो चुनौतियां हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिली। कई बार आपके जो सातवाहनों को यहाँ पे पराजय का भी सामना करना पड़ा, और उनके कुछ क्षेत्रों पर आपका जो शक शासकों ने भी क्या कर लिया था, अधिकार यहाँ पे ले लिया था। तो इस संघर्ष के कारण ना सातवाहन साम्राज्य कुछ समय के लिए आपका कमजोर हो गया, लेकिन बाद में उसने अपनी शक्ति का पुनः यहाँ पे प्राप्त कर लिया था। यानी अपनी शक्ति को दोबारा यहाँ पे क्या कर लिया था, सातवाहन साम्राज्य ने दोबारा से प्राप्त कर लिया था। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपका गौतमी पुत्र सतकर्ण का शासन, यानी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था, आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। तो उसका जो शासन था ना, लगभग पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में माना जाता था। उसने शक, यवन, पहलव शासकों को यहाँ पे पराजित किया, और सातवाहन साम्राज्य की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी ना, इसको इन्होंने वापस से स्थापित करा। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था ना, इसने पश्चिमी क्षत्रप शासक यानी आपका नहापान को यहाँ पे क्या करा, हराया और उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसके जो शासक थे, उसके शासन में ना जितने भी साम्राज्य का जो विस्तार है वो हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, आंध्र प्रदेश और मध्य भारत तक ये था। उसकी जो उपलब्धियां हैं, इसका भी वर्णन हमें देखने को मिला। उसकी माता गौतमी द्वारा यहाँ पे लिखवाए गए कुछ ऐसे आपके नासिक के जो अभिलेख है उसमें हमें देखने को मिला। ठीक है।
गौतमीपुत्र की जितनी भी आपकी उपलब्धियां थी वो उसमें हमें देखने को मिली नासिक अभिलेख में, जो उनकी माता के द्वारा यहाँ पे लिखवाए गए। उसे एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक भी यहाँ पे माना जाता था। उसके शासनकाल में ना ज्यादातर सातवाहन साम्राज्य में अपनी सर्वोच्च जो स्थिति है वो यहाँ पे ही पहुंच गया था। तो इस तरीके से आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो शासन है वो देखने को मिला। वही बात करें अगर हम यहाँ पे विशिष्ट पुत्र पुलुमावी और उत्तराधिकारी, यानी अगर हम यहाँ पे विशिष्ट पुत्र की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद जो उसका विशिष्ट पुत्र जो था पुलुमावी, ये शासक बन गया था। उसने अपने पिता के द्वारा यहाँ पे जो विशाल साम्राज्य जो है उसको यहाँ पे स्थापित किया और उसे बनाए रखने का प्रयास करा। तो इसके जो शासनकाल जो था ना वो ज्यादातर उसमें समुद्री व्यापार का जो विकास है वो हमें देखने को मिला। इसके बाद कई आपके ऐसे शासक हुए जिसमें से आपका यज्ञश्री सतकर्णी था। और इसके बाद आपके जितने भी पश्चिमी तट के जो क्षेत्र थे उस पर इन्होंने क्या करा, दोबारा से अपने अधिकारों को स्थापित कर लिया। फिर बाद में इन्होंने क्या करा, व्यापार को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया, जिसमें से जो सिक्के जो थे वो भारत के विभिन्न भागों में यहाँ पे प्राप्त हुए, जो उनकी शक्ति और व्यापारिक संबंधों का क्या दिखाते हैं, व्यापारिक संबंधों का यहाँ पे प्रमाण है। वही बात करें हम सतवाहन साम्राज्य के पतन की, तो देखो यज्ञश्री जो था ना, यज्ञश्री सतकर्णी के बाद आपका जो सतवाहन साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। और कमजोर उत्तराधिकारियों और आंतरिक संघर्षों और भारी आक्रमणों के कारण क्या हुआ कि जो साम्राज्य की जो शक्ति थी ना वो निरंतर रूप से घटती जा रही थी। और पश्चिमी क्षेत्रों पे यहाँ पे आपके अन्य जितने भी स्थानीय शक्ति थी उन्होंने सतवाहनों के क्षेत्रों पे अपना अधिकार करना यहाँ पे शुरू कर दिया। वहीं तीसरी शताब्दी की अगर हम बात करें, तीसरी शताब्दी ईस्वी की, तो यहाँ पे जो आपके सतवाहन साम्राज्य था ना वो कई छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। और फिर धीरे धीरे इसका जो पतन है वो होने लगा। इसके बाद आपका जो दक्षिण भारत में जो आपका इच्छावुक और वकांटक जो आपका राज्यवंश है इनका उदय होने लगा, राजवंशों का यहाँ पे इनका उदय होने लगा दक्षिण भारत में। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि सतवाहन वंश जो है ना वो सबसे प्राचीन वंश यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, सतवाहन वंश प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस वंश में आपके मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में जो एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया गया, जिसमें आपका सीमुख सतकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सतकर्णी और आपका यज्ञश्री सतकर्णी जैसे जितने भी शासक है इनके साम्राज्य को यहाँ पे क्या किया गया, मजबूत बनाया गया। शक शासकों के साथ संघर्ष, साम्राज्य का विस्तार और प्रशासनिक कुशलता जो है सतवाहनों की यहाँ पे क्या थी, प्रमुख विशेषताएं थी। यद्यपि बाद में क्या हुआ कि इनका धीरे धीरे पतन हो गया, फिर भी भारतीय इतिहास में ना जो आपकी राजनीतिक है, ठीक है, व्यापार है और जो संस्कृति है, इसके भी विकास में हमें इसका योगदान देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपके अगले प्रश्न की, तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि तमिल अक्कम के आर्थिक और सामाजिक संगठन की यहाँ पे समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका तमिल अक्कम जो था इसका जो आर्थिक और सामाजिक संगठन जो था वो किस तरीके से था। तो देखो प्राचीन भारत के जो दक्षिण भाग है ना उसको यहाँ पे क्या कहा जाता था, तमिल अक्कम कहा जाता था। प्राचीन भारत के जो दक्षिणी भाग है उसको यहाँ पे तमिल अक्कम यहाँ पे कहा जाता था। और वर्तमान में ना आपका वर्तमान समय में हम इसे क्या बोलते हैं, तमिलनाडु बोलते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में हम इसे तमिलनाडु और दक्षिण केरला तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का भी यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें समावेशन देखने को मिला। संगम साहित्य में संगम साहित्य से हमें तमिल अक्कम के जितने भी आर्थिक और सामाजिक जीवन है ना इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में आपका ज्यादातर कृषि, व्यापार, उद्योग और सामाजिक संस्थाएं काफी आपकी विकसित थी। तो तमिल अक्कम का जो आर्थिक और सामाजिक संगठन है ना वो दक्षिण भारत के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे रखता है। तो चलो इसको समझते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास में किस तरीके से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो तमिल अक्कम जो है ना इसका आर्थिक संगठन कैसा था कि सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका कृषि को महत्व दिया जाता था। यानी तमिल अक्कम की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो मुख्य रूप से आपकी कृषि पे आधारित थी। यहाँ पे आपका धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना जैसी जितनी भी आपकी विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं इसकी खेती की जाती थी। नदियों, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों के माध्यम से यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। तो किसानों का जो समाज था ना उसमें महत्वपूर्ण स्थान था। किसानों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, क्यों था, क्योंकि किसानों की ही आय क्या थी, यहाँ पे प्रमुख स्रोत थी। वही बात करें पशुपालन की, तो देखो तमिल अक्कम का जो आर्थिक संगठन था इसमें पशुपालन भी ज्यादा महत्वपूर्ण था।
क्यों था? क्योंकि कृषि के साथ साथ ना आपके पशुपालन से भी आर्थिक जीवन का जो महत्वपूर्ण भाग था वो इसे माना गया था। लोग यहाँ पे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे और पशुओं का उपयोग यहाँ पे खेती, परिवहन, दूध उत्पादन के लिए यहाँ पे किया जाता था। पहाड़ी वन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो मुख्य रूप से क्या थे? यहाँ पे आपके पशुपालन पर निर्भर थे। वही बात करें उद्योग और शिल्प की, तो देखो तमिलक्कम में ना अनेक प्रकार के यहाँ पे आपके जो उद्योग थे वो विकसित थे, जिसमें से आपके वस्त्र निर्माण, धातु कार्य, ठीक है, आभूषण निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, जहाज निर्माण प्रमुख यहाँ पे क्या थे? आपके उद्योग थे। तो यहाँ के जितने भी आपके सूती और रेशमी वस्त्र थे ना वो दूर दूर तक यहाँ पे आपके फेमस थे, प्रसिद्ध थे। कारीगरों और शिल्पकारों का जो आर्थिक जो जीवन था ना इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान था। वही बात करें व्यापार और वाणिज्य की, तो देखो तमिलक्कम में ना व्यापार जो था वो बहुत उन्नत था। आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के यहाँ पे व्यापार होते थे। व्यापारी जो थे वो ज्यादातर मसाले, मोती, हाथी दांत, वस्त्र और बहुमूल्य जो आपके पत्थर थे इनका व्यापार करते थे। समुद्री व्यापारों के माध्यम से आपका तमिलक्कम के जो संबंध थे ना वो रोमन एम्पायर और इजिप्ट के और जो जितने भी आपके दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे ना उसके साथ अच्छे थे। और बंदरगाहों के माध्यम से यहाँ पे आपका जितना भी विदेशी व्यापार है इसको भी यहाँ पे क्या किया जा रहा था? बढ़ावा मिल रहा था। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है? कर व्यवस्था, यानी राज्य की जो आय है ना, राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? आपका भूमि कर। इसके अतिरिक्त आपकी व्यापारिक वस्तुओं पर भी यहाँ पे क्या लगाया गया? यहाँ पे कर लगाया गया, टैक्स लगाया जाता था। इससे प्राप्त आपका जो राजस्व का जो उपयोग है ना वो प्रशासन, सेना, सार्वजनिक कार्यों के लिए यहाँ पे किया जाता था। तो कर व्यवस्था यहाँ पे आपकी ज्यादातर संगठित और व्यवस्थित यहाँ पे रही थी। वही बात करें तमिलक्कम का सामाजिक संगठन, यानी आपका पहला पॉइंट क्या कहता है कि परिवार और समाज, यानी तमिल जो है ना समाज में, तमिल समाज में परिवार की जो सामाजिक जीवन जो है ना उसको यहाँ पे मूल इकाई माना गया था। तमिल समाज में परिवार को यहाँ पे सामाजिक जीवन की मूल इकाई माना गया। संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी यहाँ पे प्रचलित थी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य को यहाँ पे सम्मान दिया जाता था और सामाजिक जीवन और पारिवारिक जो मूल्य है ना वो भी यहाँ पे आपके विशेष महत्व रखते थे। वही बात करें सामाजिक वर्ग की, तो देखो तमिलक्कम का जो समाज में विभिन्न वर्गों पर क्या था? व्यवसायों के ऊपर यहाँ पे तमिल समाज का यहाँ पे तमिलक्कम का यहाँ पे जो समाज जो था ना विभिन्न व्यवसायों के आधार पर ये विभाजित था। किसान, व्यापारी, शिल्पकार, सैनिक, पुरोहित जैसे जितने भी आपके विभिन्न वर्ग जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। उत्तर भारत में आपकी कठोर जाति व्यवस्था की तुलना में ज्यादातर आपका सामाजिक विभाजन की अपेक्षाकृत कम कठोर था और समय के साथ यहाँ पे जो जातिगत भेदभाव थे वो भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगे। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पे क्या थी? तो देखो तमिलक्कम में ना महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा सम्मानजनक थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और साहित्य, कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती थी। संगम साहित्य में कई आपकी जो महिलाएं हैं वो कवियों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। कई महिला कवियों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। महिलाओं को यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लेने के जो अवसर थे वो प्राप्त थे। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है? धर्म और संस्कृति, यानी तमिलक्कम में ना आपका धार्मिक सहिष्णुता देखने को यहाँ पे मिलती है। लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। स्थानीय देवताओं के साथ यहाँ पे वैदिक परंपराओं का यहाँ पे प्रभाव भी हमें देखने को मिला, जिनमें से आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म जो था इसका भी प्रसार हुआ। तो धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों ही मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सामाजिक एकता को मजबूत कर रहे हैं। वहीं बात करें शिक्षा और साहित्य की, तो देखो संगम काल में ना जो शिक्षा और साहित्य जो था इसका भी विशेष विकास हुआ। कवियों और विद्वानों को यहाँ पे राजाओं का जो संरक्षण है वो प्राप्त हुआ। संगम साहित्य उस समय के जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो जीवन है ना इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इससे समाज की जो उन्नत संस्कृति है इसकी हमें स्थिति यहाँ पे पता चलती है। वही बात करें अगर हम इसकी समीक्षा की यानी आपकी आलोचनात्मक दृष्टि की, तो ये क्या कहती है कि तमिलक्कम जो है ना वो तमिलक्कम का आर्थिक संगठन कृषि, व्यापार और उद्योग पर यहाँ पे क्या था? एक आधारित एक मजबूत व्यवस्था थी। विदेशी व्यापार ने इसकी समृद्धि को बढ़ाया। सामाजिक संगठन में परिवार, संस्कृति और महिलाओं की जो अपेक्षाकृत जो स्थिति थी वो विशेषताएं यहाँ पे हमें देखने को मिली। हालांकि समाज में आपका वर्गीय और जातिगत भेदभाव जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर भी उस समय का जो समाज था ना वो समकालीन क्षेत्रों की तुलना में अधिक गतिशील और प्रगतिशील यहाँ पे माना जाता था। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंततः कहा जा सकता है कि जो आपका तमिलक्कम जो है ना वो आर्थिक और सामाजिक संगठन का अत्यंत विकसित तथा सुव्यवस्थित था। कृषि, व्यापार, उद्योग और समुद्री जो आपकी गतिविधियां थी इसकी अर्थव्यवस्था को यहाँ पे क्या कर रही थी? मजबूत बनाया था। जबकि जो आपकी सामाजिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समृद्धि और महिलाओं की जो सम्मानजनक स्थिति थी इसने भी समाज को यहाँ पे सुदृढ़ बनाया। और यही कारण है कि आपका तमिलक्कम प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर यहाँ पे उभरा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि गुप्तों के समाज व संस्कृति की चर्चा कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें गुप्त काल की, तो देखो गुप्त काल जो है ना लगभग 320वीं ईस्वी से 550 ईस्वी तक का यहाँ पे माना जाता है।
इसको भारत इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में भारत ने ना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपना अत्यधिक प्रगति जो थी यहाँ पे की थी। गुप्त शासकों ने देश में शांति, समृद्धि स्थापित की, जिसके कारण जो कला, साहित्य, शिक्षा और विकास जो था ना, आपका विज्ञान का जो विकास था, ये भी हुआ। तो गुप्तकालीन समाज और सांस्कृतिक भारतीय सभ्यता के विकास में ये एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे रखते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें गुप्तकालीन समाज की, तो देखो गुप्तकालीन समाज में आपकी सबसे पहले क्या आती है, वर्ण व्यवस्था आती है। यानी गुप्त काल में ना समाज मुख्य रूप से आपके 4 वर्णों में विभाजित था, जिनमें से आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। ब्राह्मणों को यहाँ पे समाज का सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। वे शिक्षा, धार्मिक कार्य, यज्ञों का संचालन करते थे। वही क्षत्रिय क्या करते थे, क्षत्रिय शासन और रक्षा का कार्य यहाँ पे करते थे। वैश्य आपके व्यापार करते थे और कृषि से जुड़े हुए थे, जबकि जो आपके शूद्र जो थे वो सेवा कार्यों में ज्यादातर ये लगे रहते थे। हालांकि वर्ण व्यवस्था जो थी यहाँ पे कठोर होती जा रही थी, फिर भी लोगों को यहाँ पे अपने व्यवसाय बदलने की जो स्वतंत्रता थी वो यहाँ पे प्राप्त थी। तो इस तरीके से आपका गुप्तकालीन में जो वर्ण व्यवस्था थी ना, हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से आपके ब्राह्मणों को यहाँ पे सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, वो अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, धार्मिक कार्य को कर सकते थे और यज्ञों का संचालन कर सकते थे। ठीक है, वही वैश्य जो थे आपके व्यापार और कृषि से जुड़े हुए थे, और क्षत्रिय जो थे वो शासन और रक्षा का कार्य करते थे। तो यहाँ पे आपकी वर्ण व्यवस्था ज्यादातर हमें कठोर रूप से देखने को मिली। वहीं बात करें परिवार व्यवस्था की, तो देखो गुप्तकालीन समाज में ना संयुक्त परिवार प्रणाली हमें देखने को मिलती है। परिवार का मुख्य यहाँ पे सबसे वरिष्ठ पुरुष होता था। परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और परिवार को यहाँ पे समाज की ना मूल इकाई यहाँ पे माना जाता था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो देखो गुप्त काल में ना महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा सम्मानजनक थी, लेकिन वैदिक काल की तुलना में इसमें हमें कुछ गिरावट दिखाई देखने को मिली। महिलाएं जो थी वो धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, और उच्च वर्ग की जो कुछ महिलाएं हैं वो साहित्य और कला में भी अपनी क्या रखती थी, रुचि रखती थी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी बाल विवाह की जो प्रथा थी वो बढ़ने लगी धीरे धीरे। महिलाओं की जो स्वतंत्रता थी वो सीमित रहने लगी। ठीक है, और सती प्रथा के जो कुछ उदाहरण है वो भी हमें इस काल से देखने को यहाँ पे मिले। वही बात करें अगर हम जीवन स्तर और रहन सहन की, तो देखो गुप्त काल में ना लोगों का जो जीवन था ना वो सामान्यतः सुखी और समृद्ध यहाँ पे था। लोग साफ सुथरे यहाँ पे वस्त्र पहनते थे। पुरुष यहाँ पे धोती और आपका उत्तरीय जो धारण करते थे। ठीक है, महिलाएं यहाँ पे आपकी साड़ी और विभिन्न आभूषण पहनती थी, और भोजन जो था आपका वो चावल, गेहूं, दालें, फल और दूध का यहाँ पे अत्यधिक यूज किया जाता था भोजन के अंदर। ठीक है, वही बात करें अगर हम गुप्तकालीन संस्कृति की, तो यहाँ पे संस्कृति कैसे थी। पहला पॉइंट क्या कहता है कि धर्म और धार्मिक सहिष्णुता, यानी गुप्त शासक जो थे ना वो मुख्यतः आपके हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इस काल में आपके विष्णु, शिव और शक्ति की यहाँ पे पूजा का जो विशेष जो विकास है वो हुआ। मंदिर निर्माण की जो परंपरा है वो भी इसी समय से आपकी विकसित होती है। यद्यपि जो आपके गुप्त जो शासक थे ना वो हिंदू थे, फिर भी उन्होंने यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्मों को क्या करा, यहाँ पे उनके प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करा, और सभी धर्मों को अपने विचारों और प्रचार और प्रसार की जो स्वतंत्रता थी वो भी यहाँ पे हमें प्राप्त होती हुई नजर आई। तो इस तरीके से यहाँ पे धर्म और धार्मिक सहिष्णुता का पालन यहाँ पे किया गया। वहीं बात करें शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की, तो देखो गुप्त काल में ना शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की जो उन्नति है इसके लिए भी ये प्रसिद्ध था। इस समय में क्या हुआ कि जो आपका जो नालंदा जैसे जितने भी शिक्षा के जो केंद्र है ना इनका विकास हुआ। विद्यार्थी व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष्य, ठीक है, और चिकित्सा और साहित्य का यहाँ पे क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और इस काल में ज्यादातर आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने पृथ्वी के गोल होने तथा घूमने की जो अवधारणा है ना ये भी यहाँ पे प्रस्तुत करी। तो गुप्त काल में हमें शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की जो उन्नति है वो भी देखने को मिलती है। वही बात करें साहित्य के विकास की, तो देखो गुप्त काल में ना संस्कृति साहित्य का भी यहाँ पे इसको क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय अनेक महान साहित्यकार हुए, जिनमें से आपके कालिदास का नाम जो है सबसे प्रमुख होता है, सबसे ऊपर आता है, और उनकी जो रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मेघदूत और रघुवंश जैसी जो इनकी जो रचनाएं थी वो आज भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आपके जो विशाखा दत्त जो है, शूद्रक जो है और अन्य विद्वान जो है, इन्होंने भी साहित्य को मिलकर यहाँ पे क्या करा, संपन्न बनाया, समृद्ध बनाया। वही बात करें हम कला और स्थापत्य की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो गुप्त काल में ना कला और स्थापत्य का जो अत्यधिक विकास जो है वो हमें होता हुआ नजर आया। मंदिर निर्माण
की जो कला है, मंदिर निर्माण की कला में एक नया जो रूप है यहाँ पे प्राप्त हुआ। पत्थर और ईंटों से बने सुंदर मंदिरों का भी निर्माण हुआ। मूर्ति कला में भगवान विष्णु, शिव, बुद्ध की जो आकर्षक मूर्तियां थी वो बनाई गई। इन मूर्तियों में सौंदर्य, शांति और आध्यात्मिकता और अद्भुत समन्वय हमें यहाँ पे दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे चित्रकला की, तो देखो चित्रकला यहाँ पे कैसी थी, तो गुप्तकालीन में ना क्या था कि गुप्तकालीन काल में आपका चित्रकला का यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसको माना जाता है, अजंता की गुफाओं को माना जाता है। इन गुफाओं की जो भित्ति थी ना वो चित्रकला में आपकी धार्मिक कथाओं को दर्शाती थी, सामाजिक जीवन को और प्रकृति के सुंदर को यहाँ पे दर्शाती थी। तो ये जो चित्र थे ना वो भारतीय कला की उत्कृष्ट उपलब्धियां यहाँ पे माने जाते थे। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि जो गुप्त काल है ना, गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग है। इस समय में समाज जो है वो संगठित और समृद्ध था तथा संस्कृति अपने उत्कृष्ट पर यहाँ पे पहुंच गई थी। शिक्षा, धर्म, साहित्य, कला, स्थापत्य और विज्ञान सभी क्षेत्रों में आपका उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसी कारण जो गुप्त काल था इसको यहाँ पे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग यहाँ पे कहा गया। और गुप्तकालीन समाज और संस्कृति में भारतीय सभ्यता को यहाँ पे एक आधार जो है, मजबूत आधार यहाँ पे प्रदान हुआ, जिसका जो अभाव है वो आज भी भारतीय संस्कृति में यहाँ पे देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि गुप्त काल में जो आपका भारतीय इतिहास था वो किस तरीके से यहाँ पे महत्वपूर्ण था। वहीं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि गुप्त और उत्तर गुप्त काल में जो आपकी अर्थव्यवस्था थी और जो समाज में जो परिवर्तन आए थे इस पर चर्चा कीजिए। तो देखो गुप्त काल आपका 320 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का यहाँ पे माना जाता है और इसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो इस काल में ना आपकी राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। लेकिन गुप्त काल के बाद आपका जो उत्तर गुप्त काल में तो आपकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज की जो संरचना है और जो आर्थिक जीवन है उसे गहराई से प्रभावित करा। पहला परिवर्तन आपका कौन सा था यहाँ पे? पहला परिवर्तन था आपका आर्थिक परिवर्तन। तो देखो आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे हमें कृषि का विस्तार होता हुआ नजर आया। यानी गुप्त काल में कृषि जो थी ना वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। राजाओं के द्वारा जंगलों को साफ करके नई भूमि को यहाँ पे खेती के योग्य बनाया गया। किसानों को यहाँ पे भूमि प्रदान की गई, जिससे जो आपकी कृषि की जो उत्पादकता है वो बढ़ी है। उत्तर गुप्त काल में कृषि का जो महत्व है वो बना रहा, लेकिन भूमि दान की जो प्रथा थी ना इसके कारण जो आपकी कृषि व्यवस्था थी इसमें भी परिवर्तन आया। राजा ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को यहाँ पे भूमि दान में देने लगे। इससे आपकी जो भूमि है ना उन पर उनका नियंत्रण बढ़ गया, ठीक है। और किसानों की जो स्थिति थी ना वो और भी ज्यादा क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो इस तरीके से कृषि का वहां पे विस्तार हुआ। वही बात करें अगले पॉइंट की तो भूमि दान प्रथा का विकास। यानी गुप्त काल में ना जो आपकी भूमि का जो दान था इसकी भी शुरुआत हो गई थी। उत्तर गुप्त काल में ये अधिक और भी ज्यादा व्यापक हो गया था और दान में दे दी गई भूमि के साथ जो आपका कर वसूलने का जो अधिकार था वो भी यहाँ पे दे दिया जाता था, जिसके परिणाम क्या हुए कि राज्य की जो आय है इसमें कमी आई। स्थानीय सामंत शक्तिशाली यहाँ पे बन गए। किसानों पर ज्यादातर टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ गया और सामंतवादी जो आपकी व्यवस्था थी इसका भी यहाँ पे क्या हुआ, विकास होने लगा। वही बात करें स्टूडेंट्स हम अगले पॉइंट की तो व्यापार और वाणिज्य में परिवर्तन। यानी गुप्त काल में आपका आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही विकसित हुए। भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, रोमन साम्राज्य से होता है। व्यापारी संघ या जिसको हम श्रेणियां भी कहते हैं ये ज्यादातर उस टाइम पे सक्रिय थे। तो उत्तर गुप्त काल में जो आपकी विदेशी व्यापार जो था इसमें गिरावट आई। रोमन साम्राज्य के पतन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण व्यापार यहाँ पे कमजोर हुआ और नगरों का जो महत्व है ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो आर्थिक व्यवस्था जो थी ना वो अधिक ग्रामीण यहाँ पे बन गई थी। वहीं अगर हम बात करें मुद्रा प्रणाली में क्या परिवर्तन आए तो देखो गुप्त शासकों ने यहाँ पे बड़ी संख्या में ना आपकी जो स्वर्ण मुद्रा है इनको जारी करा, जो आर्थिक समृद्धि का यहाँ पे प्रतीक थी। और इन मुद्राओं पर क्या हुआ कि सुंदर चित्र और अभिलेख जो थे आपके, या हम कह सकते हैं सॉरी अभिलेख नहीं, लेखों को यहाँ पे क्या किया गया, अंकित किया गया। तो उत्तर गुप्त काल में ना स्वर्ण मुद्राओं का यहाँ पे प्रचलन जो था वो कम हो गया। सिक्कों की जो गुणवत्ता है और जो सांख्य है दोनों में ही आपकी गिरावट देखने को हमें मिली। इससे जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं उस पर भी नकारात्मक हमें प्रभाव देखने को मिलता है। वही बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सामाजिक परिवर्तन की, तो सामाजिक परिवर्तन यहाँ पे क्या कहता है कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पे क्या हो गई, ज्यादा से ज्यादा आपकी सुदृढ़ हो गई, यानी मजबूत हो गई। गुप्त काल में ना वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा आपकी संगठित हो गई और कठोर हो गई। ब्राह्मणों का जो समाज में जो स्थान था वो उच्च स्थान था, उन्हें अनेक विशेष अधिकार जो थे वो प्राप्त थे। वहीं अगर हम बात करें उत्तर गुप्त काल में ये जो व्यवस्था थी और भी ज्यादा कठोर होती गई। विभिन्न जातियों और उपजातियों की संख्या यहाँ पे बढ़ी और सामाजिक गतिशीलता यहाँ पे आपकी कम हो गई। वहीं बात करें ब्राह्मणों की स्थिति में वृद्धि,
यानी भूमि दान और धार्मिक महत्व के कारण क्या हुआ कि ब्राह्मणों का जो प्रभाव था ना वो बढ़ा, उन्हें कर मुक्त भूमि और अन्य सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाती थी। उत्तर गुप्त काल में जो आपके ब्राह्मण थे वो समाज और राजनीति दोनों के लिए यहाँ पे क्या बन गए, प्रभावशाली बन गए। वे शिक्षा, धर्म और सामाजिक व्यवस्था के क्या बन गए, यहाँ पे प्रमुख नियंत्रक बन गए। तो इस तरीके से हमें ब्राह्मणों की जो स्थिति है उसमें भी वृद्धि होती हुई नजर आई। वहीं बात करें किसानों की स्थिति की, तो देखो गुप्त काल में ना अधिकांश जो किसान थे वो स्वतंत्र थे और भूमि पर वो अपना कार्य करते थे। वहीं उत्तर गुप्त काल में बात करें तो समांतो और भूमि स्वामियों का यहाँ पे धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे किसानों की जो स्वतंत्रता थी वो भी कम होने लगी। तो उन्होंने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, किसानों को, और कई बार बेकार यानी बिना मजदूरी के भी यहाँ पे क्या करना पड़ता था, उन्हें काम करना पड़ता था। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो देखो गुप्त काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर थी। बाल विवाह की जो प्रथा थी वो बढ़ी और महिलाओं की जो स्वतंत्रता थी वो सीमित होने लगी। वहीं उत्तर गुप्त काल की अगर हम बात करें तो इसमें इनकी जो स्थिति थी ना और भी खराब हुई। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम होने लगी और कुछ उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं वो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में यहाँ पे भाग लेती थी। वहीं बात करें शिक्षा और धर्म की, तो देखो यहाँ पे गुप्त काल में ना जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा का बहुत विकास यहाँ पे हुआ। नालंदा जैसे जितने भी आपके प्रसिद्ध शिक्षा के जो केंद्र है वो स्थापित हुए। हिंदू धर्म के साथ साथ आपका बौद्ध और जैन धर्म भी यहाँ पे आपका प्रचलित हुआ। उत्तर गुप्त काल में ना आपके मंदिर शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों को यहाँ पे क्या बनाया गया, प्रमुख केंद्र बनाया गया। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक तत्व भी हमें यहीं से दिखाई देने लगे, जिससे जो धर्म है वो धीरे धीरे आम जनता तक यहाँ पे क्या होने लगा, पहुंचने लगा। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि गुप्त उत्तर काल में जो आपका भारतीय इतिहास था ना वो और भी ज्यादा समृद्ध बना और विकसित काल था, ठीक है, जिसमें आपकी कृषि, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति का उत्कृष्ट हुआ। परंतु जो आपका उत्तर गुप्त काल जो था ना इसमें आपका भूमि दान प्रथा, सामंतवाद के विकास और व्यापार में गिरावट तथा सामाजिक संरचना की जो कठोरता है इसके कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने ना भारतीय समाज को यहाँ पे अधिक ग्रामीण और समांतवादी स्वरूप प्रदान करा। इस प्रकार जो गुप्त और उत्तर गुप्त कालीन जो है ना, गुप्त और उत्तर गुप्त जो काल है वो भारतीय आर्थिक और सामाजिक इतिहास के लिए बहुत ज्यादा एक परिवर्तन युग यहाँ पे सिद्ध हुआ।